हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर, यानी कि 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर 2023 का जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको मैं डिस्कस करने वाली हूं। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ जिसमें मैं लास्ट एक वीक का करंट अफेयर आपको रिवाइज़ कराती हूँ। और उसी सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूँगी 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर 2023 का सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना देरी करे। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो देखिए, अभी इस साल का जो बुकर पुरस्कार है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए ये बुकर पुरस्कार 2023 मिला है पॉल लिंच को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सही होगा कि बुकर पुरस्कार 2023 ये मिला है पॉल लिंच को अपने उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये एक आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, जिन्हें अपने उपन्यास जिसका नाम है पैगंबर सॉन्ग, जिसको मैंने आपको इंग्लिश में बताया प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। और इसका जो आयोजन था इस अवार्ड का ये हो रहा था लंदन में 26 नवंबर 2023 को। तो आपको आयोजन भी याद रखना है कि बुकर पुरस्कार इसका आयोजन ये हुआ है लंदन में। और इस बार का जो ये अवार्ड मिला है ये मिला है आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश ये कौन सा बना है? तो देखिए, पहला साउथ एशियन कंट्री जिसने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड किया है तो ये है नेपाल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही होगा कि नेपाल ने अभी अपने देश में पहले समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड किया है और ऐसा करने वाला ये पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और रिसेंटली नेपाल ने 29 नवंबर को औपचारिक रूप से जो समलैंगिक विवाह है उसका पहला पंजीकरण किया और ऐसा करने वाला ये पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल की बात कर लेते हैं तो राजधानी है काठमांडू। अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट की बात करें तो यह है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री तो यह है पुष्प कमल दहल। और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है नेपाली रुपया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कि COP 28 जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी हम कहते हैं, इसका आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए, COP 28 की बात करें तो जो इसका आयोजन है ये हो रहा है दुबई में। और दुबई कहाँ पर है? तो ये है UAE में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ध्यान रखेंगे। COP से आप याद रखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और ये 28वें नंबर की अभी जो मीटिंग चल रही है ये फ़िलहाल हो रही है दुबई में। और ये जो बेसिकली चलने वाली है 12 दिसंबर तक चलने वाली है। और इसमें हर साल क्या होता है कि जितने भी वैश्विक तापमान वृद्धि वगैरह होती है उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो सरकारें आती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, वो लोग इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और अपने बीच में बातचीत करके वो इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। इस समिट को कॉप के रूप में जानते हैं जिसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और कॉप की बात करें तो ये बेसिकली UNFCCC के अंदर आता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और अगर हम बात करें UNFCCC की तो इसका गठन ये हुआ था 1994 में। बनना यहाँ पर कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, आप ये कह सकते हो कि ट्रीटी तो ये पहले ही बन चुकी थी, लेकिन फोर्स में आई थी 1994 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का एग्जिस्टेंस हुआ था। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये जब बनी थी 1994 में, उसके अगले ही साल जर्मनी में COP 1 इसका आयोजित हुआ था 1995 में। और अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने 2002 में COP 8 का आयोजन किया था। COP का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन होती है उसको स्थिर करना होता है। और इस बार का जो COP 28 है ये हो रहा है दुबई UAE में। अगला आपका क्वेश्चन है, एड्री राजोएलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है? तो देखिए, एड्री राजोएलिना की बात करें तो ये भी हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि एड्रे राजोएलिना ये बने हैं मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति। मेडागास्कर ये आधिकारिक तौर पर मेडागास्कर गणराज्य अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित एक द्वीप है और विश्व का
चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। इसकी राजधानी और इसकी सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये एंटानानारिवो। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी कैपिटल है और करेंसी है ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंडिंग भी रहा है ये टॉपिक, कि उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तरीके से बाहर निकाला गया। तो देखिए, रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा कि उत्तराखंड का जो सिलक्यारा टनल था उसमें 41 मजदूर जो थे वो फंसे हुए थे, तो उनको अभी सक्सेसफुली वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। तो ये फंसे हुए थे किस ट्रेडिशनल टेक्निक के लिए, तो ये है इनका रेड होल माइनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, थोड़ा हम जान लेते हैं पहले सिलक्यारा टनल के बारे में, यानी कि सुरंग के बारे में हम जान लेते हैं। जो सिलक्यारा टनल है ये सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच में निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है और जो 4 पवित्र हिंदू स्थलों को जोड़ती है। ये सुरंग बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड की बात की है ये है आपका रेड होल माइनिंग। तो थोड़ा रेड होल माइनिंग के नाम को भी हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि छोटे से पतले होल के हेल्प से ये पहाड़ के किनारे से हम लोग जो है ड्रिलिंग करना स्टार्ट करते हैं और पोल बनाकर धीरे धीरे अपने हैंड ड्रिलिंग मशीन से इसमें ड्रिल करते हैं और उस ड्रिल के माध्यम से जो हमने मलबा वहाँ पर तैयार होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेड होल माइनिंग। जैसे एक छोटा सा रेड यानी कि चूहा ये माइनिंग मतलब होल करता है ना, अगर उसको बिल बनाना होता है तो उसी तरीके से ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और बेसिकली जो इसका मेन हम कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो जो कोयले की माइनिंग होती है उसमें हम रेड होल माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रेड होल माइनिंग वहाँ पर चल रही थी उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में और उसी दौरान वहाँ पर 41 मजदूर जो थे वो फंस गए थे और उन्हें अब सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये कहाँ पर हो रहा था? उत्तराखंड में। तो अब हम जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ के जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल की बात करें तो ये है रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह। देहरादून की बात करें, राजधानी की बात करें तो 2 है, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। देहरादून की बात कर लेते हैं तो ये इसकी विंटर कैपिटल और गैरसैंण तो ये इसकी समर कैपिटल। और यहाँ पर जो फेमस झील आपको देखने के लिए मिलेगी वो है सातताल, राकसताल, नैनीताल और मालाताल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपको देखने के लिए मिलेगा, राजाजी नेशनल पार्क भी देखने के लिए मिलेगा और फूलों की जो घाटी है राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको उत्तराखंड में देखने के लिए ही मिलेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा ये कौन सा मंदिर बना है। तो देखिए, अभी तक हमारे पास 7 वंडर्स हुआ करते थे, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड 7, लेकिन अभी दुनिया का 8वां अजूबा ये बन गया है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि रिसेंटली दुनिया का 8वां अजूबा ये बन गया है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कहाँ पर है? कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, कंबोडिया की अंकोर वाट मंदिर ये इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण ये किया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, नाम आपको याद रखना है। और ये बेसिकली हिंदू धर्म के भगवान शिव विष्णु को समर्पित है, लेकिन बाद में इसे बदलकर एक बौद्ध मंदिर बना दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है 8वां अजूबा ये बना है अंकोर वाट का अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में है। इसका निर्माण ये किया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने और बेसिकली हिंदू धर्म के भगवान शिव को ये समर्पित है, लेकिन बाद में इसको बौद्ध मंदिर इसको बना दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO ने वैश्विक मान्यता मिली है। तो देखिए, UNWTO से वैश्विक मान्यता ये मिली है केरला को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए, केरला की बात अगर हम करें तो केरल के अग्रणी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज़ की प्रतिष्ठित सूची में स्थान हासिल करके वैश्विक प्रशंसा हासिल की है और इसी बिहाफ पे इसको जो है ये घोषित किया है क्या? UNWTO से वैश्विक मान्यता किसे मिली है? केरला को। तो ध्यान रखिएगा, केरला की बात करें तो इसकी राजधानी तो यह है त्रिवंतपुरम, मुख्यमंत्री तो यह है पिनरई विजयन और राज्यपाल तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर, इसका उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो दुनिया के पहले जो 3D मुद्रित मंदिर है इसका उद्घाटन तो ये हुआ है तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो इंडिया का रीसेंट स्टेट ये बना था 2014 में। 2 जून को हम इसका स्थापना दिवस बनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि तेलंगाना में दुनिया का पहला ये 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनकर तैयार है और सिद्दीपेट के बुरुकुपल्ली से 3D प्रिंटेड मंदिर ये अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। बना है तेलंगाना में, तो राजधानी है इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री तो यह के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तो ये है तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो देखिए 37वें जो गेम्स हुए थे आपके नेशनल गेम्स, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट थे ये चुने गए हैं श्री हरि नटराज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बेसिकली देखिए कर्नाटक के हैं और इनका जो पेशा है या आप कहें कि ये जो किस खेल से हैं तो ये तैराक हैं और इन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जो है अपने नाम किया है। ठीक है, और इन्हें 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के नाम पे चुना गया है। अगर हम बात करें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए जो था आपका 37वां राष्ट्रीय खेल, तो इसका शुभांकर आपको ध्यान रखना है ये है मोगा। और ये जो अवार्ड दिया सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का, ये ट्रॉफी दी है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जिनका नाम है पीटी ऊषा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट ये लगाया जाएगा? तो ये देखिए यूपी के अयोध्या में लगाया जाएगा सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक से ईंधन बनाने वाला प्लांट ये अयोध्या में लगाया जाएगा और इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। फिर है LAC तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि LAC तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LAC तेजस उड़ाया है और वो ये तेजस की उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के विमान अनुसंधान और डिज़ाइन केंद्र के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? देखिए 38वें खेलों की अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल्स की यानी कि नेशनल गेम्स की, तो इसका आयोजन ये होगा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए उषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में ये तय किया गया कि वर्ष 2024 में जो 38वें नेशनल गेम्स होने हैं इनका आयोजन ये होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था राजधानी है इसकी देहरादून और अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी की तो ये है गैरसैंण। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो यह है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल तो यह है गुरमीत सिंह। फिर 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस ही मनाया जाएगा? तो देखिए 26 नवंबर को मना है क्या? राष्ट्रीय संविधान दिवस, जिसको हम विधि दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए हमें पता है हमारे देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन ये एक्शन में आया था 26 जनवरी 1950 में। इसलिए 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान बना था तो उसी की याद में हम हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। ये देखिए लिखा है यहाँ पर कि 26 नवंबर को हम मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय संविधान दिवस और इस दिन 26 नवंबर को ही सन 1949 के दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन हमारे देश का जो संविधान था ये बनकर तैयार हुआ था। फिर किस देश में आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 इसका आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए ये आयोजन हो रहा है इंडोनेशिया में।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि आसियान के द्वारा भारत मिलेट महोत्सव 2023 इसका आयोजन ये हो रहा है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, आसियान में भारत मिशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 दिवसीय मिलेट फेस्टिवल ये शुरू किया है और इसका उद्देश्य है 10 सदस्यीय समूह के बीच में बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और बाजार तैयार करना। आसियान के जो 10 मेंबर हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये घोषणा भी की है हाल ही में अफगानिस्तान ने, और उसने ये बोला है कि जो भारत में उसके जितने भी दूतावास यानी कि एम्बेसी है वो उनको यहाँ पर परमानेंटली बंद कर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का आप याद रखेंगे। फिर एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन ये अभी हाल ही में हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, इन्होंने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किया और भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का जो विषय था ये है भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। इसका उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधित्व को एकजुट करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि नोहा दिहिंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है, ये किस राज्य में पाई जाती है। तो नोआ दिहिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, अगर हम बात करें दिहिंग संगीत मेंढक की तो एक नई खोजी गई प्रजाति है जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग प्रदेश में पाई जाती है और इसका नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। मिली है ये अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल तो यह केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो ये जो आवेदन किया है अभी हाल ही में तो ये किया है पाकिस्तान ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, पाकिस्तान की ओर से ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया गया और पाकिस्तान की नज़र 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्यता हासिल करने पर है। रूस के कजान शहर में 2024 के अक्टूबर महीने में अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये होने जा रहा है। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये बना है मिलकर बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इसको आधिकारिक तौर पर इसके आवेदन के लिए इसमें मतलब सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। फिर है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन ये हो रहा है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, कंबाला जो है ये एक लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है। कंबाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता इसका जो आयोजन है ये 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में हुआ है और इसका आयोजन तुलुकुट्टू बेंगलुरु द्वारा किया गया और यह शहर के केंद्र में कंबाला की शुरुआत का प्रतीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। तो ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर हो गया है और ये एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। पिछले साल से चालू एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आसपास के घरों को बिजली और यात्रियों के लिए लाइटनिंग की जो है व्यवस्था प्रदान करेंगे। फिर एक किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है इमाद वसीम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये की है पाकिस्तान के प्लेयर ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखिएगा कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं इमाद वसीम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिर एक क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इन्होंने ली है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है
और अगर हम बात करें क्रिस्टोफर लक्सन, ये बने हैं यहाँ के कौन, प्रधानमंत्री। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जगह ली है क्रिप्स हिपकिंस की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर 27 नवंबर को इनमें से किसकी जो है जयंती मनाई गई है, तो ये मनाई गई है गुरु नानक की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि अभी हाल ही में गुरु नानक की जयंती ये मनाई गई है 27 नवंबर को। और इस दिवस को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के नाम से भी हम जानते हैं। और गुरु नानक जी जो हैं वो सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले सिख गुरु थे। टोटल जो सिख गुरु हुए हैं ये हुए हैं 10, उसमें से जो पहले नंबर के थे ये कौन थे, तो ये थे गुरु नानक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये किसने किया है, तो यह अनावरण किया है हमारे देश की राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं DY चंद्रचूड़ और पहले मुख्य न्यायाधीश तो ये थे हीरा लाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट से कुछ करंट इवेंट आप याद रखेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंथली न्यूज़लेटर को नाम दिया सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे फातिमा बीबी जो कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज थी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। फिर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर ये किस नाम से लॉन्च किया गया, तो ये भी लॉन्च किया उज्ज्वला के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये कहाँ मनाया जाएगा, तो हॉर्नबिल की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन ये होगा नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए नागालैंड में एक सांस्कृतिक उत्सव नागालैंड में होगा 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल, जिसको हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको डिफरेंट जो नागालैंड की संस्कृति है वो देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर बेसिकली नागा पकवान, लोक नृत्य और कहानियाँ इस फेस्टिवल का खास हिस्सा है। नागालैंड की बात कर लेते हैं, राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू और राज्यपाल तो ये श्री L गणेशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया है, तो ये साधु TL वासवानी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, तो ये दी अभी हाल ही में मलेशिया सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीने देश में बिना वीज़ा की एंट्री की सुविधा दी है। और इस बात की घोषणा रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। मलेशिया की बात करें, राजधानी है कुआलालंपुर, प्रधानमंत्री तो है अनवर इब्राहिम और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है रिंगित। अब देखिए बेसिकली ये जो बात हुई है मलेशिया ने की है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका ने भी हाल ही में वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की थी भारत समेत 7 देशों को। फिर किसी स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बने हैं सोनू सूद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी तो ये भी हाल ही में SBI के, जियो मार्ट के और इसके अलावा लेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राजकुमार राव इन्हें बना है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन। शाहरुख खान की बात कर लेते हैं तो जो भी वर्ल्ड कप हुए थे 2023 भारत में, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे शाहरुख खान। फिर राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 27 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इसे हर वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 27 नवंबर को मनाता है और इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना। स्वस्थ व्यक्ति जो है मृत्यु के बाद में अपने अंगों का दान करके लोगों की जान बचा सकता है और इसमें जो है हम अंग को दान कर सकते हैं वो है आपका हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत और फेफड़े। फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे हर साल 26 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का आप याद रखेंगे। फिर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा और केंद्र सरकार ने नौराधि अभयारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यह अधिसूचना जो है वो जारी की है।
मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल तो ये मंगू भाई पटेल। फिर किसने 47 वर्ष के बाद डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है इटली ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 47 वर्षों के बाद में जो डेविस कप है ये अपने नाम किया है इटली ने। और इसके अलावा देखिए डेविस कप की बात करें तो ये पुरुषों का टेनिस एक खिताब होता है, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो वो होता है बिली जीन कप, जो कि इस साल का जीता है कनाडा ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया कि इटली ने 47 वर्षों के बाद में डेविस कप को जीता है। और इटली की बात कर लेते हैं तो राजधानी है रोम, मुद्रा है लेरा और प्रधानमंत्री तो ये है यहाँ पर जियोर्जिया मेलोनी। फिर है वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये मिला है दो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ये अवार्ड शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है और इन दोनों संगठनों को कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए कार्यों के लिए ये अवार्ड मिला है। फिर है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये कौन बनी है? तो ये बने हैं अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अनाहत सिंह ने चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं का खिताब अपने नाम किया है और ये खिताब पाने वाली दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में जो अनाहत सिंह है इन्होंने सामना किया तन्वी खन्ना का और इस मैच में घुटने की चोट के कारण खन्ना को दुर्भाग्य से बीच में रिटायर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और प्रतियोगिता का आयोजन अगर हम बात करें तो ये हो रहा था चेन्नई में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस के कप्तान ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन ये किया गया है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए उड़ीसा के गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की स्मृति में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक त्योहार व्यापार मेले बाली यात्रा का कटक में महानदी के तट पर इसका उद्घाटन किया गया हुआ है उड़ीसा में। तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल तो यह रघुवर दास। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश या फिर राज्य ये कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो राज्य बना है ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा। अभी देखिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट ये जारी की गई है और रिपोर्ट में भारत के प्रमुख राज्यों का दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन राज्यों का रैंक ये प्रदान किया गया। दूध की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान एंड देन मध्य प्रदेश। अंडे उत्पादन की बात करें तो पहले पर आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु एंड देन तेलंगाना। मांस की बात करें तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल और फिर आता है महाराष्ट्र। ऊन की बात करें तो पहले पर आता है राजस्थान, द्वितीय पर आता है जम्मू कश्मीर और तृतीय पर आता है आपका गुजरात। फिर एक किस देश में नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया गया? तो ये है आपका न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है यहाँ की डॉलर और प्रधानमंत्री तो ये क्रिस्टोफर लक्सन। फिर है विश्व एड्स दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो एड्स डे की बात करें तो हर साल 1 दिसंबर को हम मनाते हैं एड्स दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है ये होता है कि लोगों को जागरूक करना रिलेटेड टू एड्स और जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सकें। पहली बार 1988 में इसको मनाया गया और थीम थी इसकी लेट्स कम्युनिटीज़ लीड, यानी कि समुदायों को नेतृत्व करने दें। फिर है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ये किसे चुना है? तो ये चुना है ऑथेंटिक को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने का जो है वो मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 3 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों पर त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है
और बेसिकली दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद 2018 में केंद्र ने 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए थे। फिर हाल ही में लाल ग्रह दिवस ये कब मनाया गया, तो देखिए रेड प्लैनेट डे की बात करें तो ये मना है 28 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का आप याद रखेंगे। फिर किस राज्य का वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा, तो ये बनेगा गुजरात में। देखिए गुजरात में ऑलरेडी गिर नेशनल पार्क है, लेकिन उसके अलावा एक और वहाँ पर एशियाटिक लायंस का होम बनेगा जो कि है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये है आपका गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। प्रोजेक्ट लायंस के तहत इसकी ये बनने जा रहा है कहाँ पर, गुजरात में, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल तो ये है आचार्य देवव्रत। फिर फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष तो ये चुने हैं रजत कुमार जैन। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिनो बैंक की बात कर लेते हैं तो स्थापना ये हुई थी 2017 में। मुख्यालय तो ये है इसका महाराष्ट्र में। फिर हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए निसार एक प्रोग्राम है जो कि भारत और साथ ही में अमेरिका ने साथ में मिलकर शुरू किया है। किस चीज़ के लिए, पृथ्वी अवलोकन के लिए। तो ध्यान रखिएगा डी यहाँ पर सही होगा। और भारत और अमेरिका ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार की फुल फॉर्म है ये, इसकी घोषणा की है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। नासा की बात करें तो ये फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर तो ये वाशिंगटन DC। इसरो की बात करें तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और अध्यक्ष वर्तमान में तो ये S सोमनाथ। इसरो ने भी हाल ही में काफ़ी उपलब्धि अपने नाम की, जैसे कि चंद्रयान 3 को अगर हम करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आदित्य L1 की, और साथ ही अगर हम बात करें गगनयान की टेस्टिंग भी इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर कर ली है। और जल्दी इसके अपकमिंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल यहाँ पर कवर हो जाएँ। फिर है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये जीता है, तो ये जीता है किसने, ये है आपका एंडलेस बॉर्डर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर को 54वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये मिला है। इसके साथ ही बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमाडेरेव को उनकी फिल्म ब्लैगेज लेसन्स के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया है। IFFI की बात करें, आयोजन हुआ था गोवा में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था में फास्टर 2.0 पोर्टल ये जारी किया गया, तो ये हुआ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों का तत्काल अनुपालन के लिए जेल, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल जो है फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देता है। CGI ने पोर्टल का हिंदी संस्करण ये लॉन्च किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं। फिर है 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये हो रहा है कहाँ पर, तो इसका आयोजन ये हो रहा है बेसिकली नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान की समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश की तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना तो ये 1978 में की गई, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की वर्तमान में अगर हम प्रमुख की बात करें तो यह है राकेश पाल। फिर है भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ पर स्थापित होगी, तो ये होगी बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेंगलुरु के सर्कुलर रेलवे की प्रस्तावित लंबाई 287 किलोमीटर है, जो संभावित रूप से चेन्नई के 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे को पार कर जाएगी, जो इसे भारत के सबसे बड़े उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में से एक बनाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कवर कर लिया आपके साथ टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लास्ट एक हफ्ते का पूरा इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब देखिए नवंबर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो मैं कुछ यहाँ पर नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज भी आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि 1 नवंबर को हमने मनाया था विश्व सहकारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के लिए अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 को है जेलीफिश और बायोस्फीयर रिजर्व, 5 को सुनामी जागरूकता दिवस, 6 को है आपका
युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 को हमने मनाया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 को रेडियोग्राफी दिवस। 9 को कानूनी सेवा दिवस। 10 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 को हमने मनाया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 को हमने मनाया है विश्व निमोनिया दिवस। 13 को विश्व दयालुता दिवस। 14 को विश्व मधुमेह दिवस। और इसके अलावा 15 को जनजातीय गौरव दिवस। 16 को है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 में है मिर्की दिवस और 7 में आपका छात्र दिवस। 18 को है चिकित्सा दिवस। 19 को शौचालय इंपॉर्टेंट है, शौचालय दिवस। 20 को है आपका बाल दिवस, विश्व बाल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 21 को है विश्व टेलीविज़न दिवस और 7 में विश्व मत्स्य पालन दिवस। 25 में आप याद रखेंगे महिलाओं के लिए के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस इंपॉर्टेंट है। और 27 में हमने मनाया गुरु पर्व या फिर प्रकाश उत्सव। तो ये आपका पूरे नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार ये किसने जीता है। इन दोनों के ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।